नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस पहली वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। फिल्म या टीवी इंडस्ट्री भले ही किसी भी भाषा से जुड़ी हुई हो, ग्लैमर इस इंडस्ट्री की पहली शर्त है। जहाँ ग्लैमर होता है, वहाँ और भी बहुत कुछ होता है। अंधेरे उजाले के दृश्य रचकर सिनेमा या टीवी के पर्दे पर लाने वालों की अपनी जिंदगी के असल दृश्य कभी कभी तो रंगीन ना होकर इतने काले होते हैं कि जिन्हें देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। लेकिन पैसे का चक्कर ऐसे दृश्यों की काली को ढक लेता है। ये भी कह सकते हैं कि ग्लैमर को देखने की चाह चाहे दर्शक की हो, ग्लैमर के मोहरों की या फिर प्रस्तुतकर्ता की, अपना रंग तो दिखाती है, भले ही पीछे का पर्दा सफेद हो या फिर काला। इसी चमक से पैसा बरसता है। कभी घर घर में पहचानी जाने वाली कलर्स के सीरियल वालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी ग्लैमर के अंधेरे में खो गई। कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल कुछ दिनों तक उछलते रहे, फिर सब कुछ शांत हो गया। प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज जैसे संदेह के दायरे में आया, वैसे ही निकल भी गया। बस इतना समझ लीजिए कि प्रत्यूषा को ग्लैमर के पीछे का अंधेरा निगल गया और उस प्यारी सी लड़की के लिए कोई कुछ ना कर सका। टॉलीवुड यानी बंगला फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री का सच भी इससे जुदा नहीं है। कौन जाने इस इंडस्ट्री की खूबसूरत लड़की सोनिका चौहान की मौत के पीछे का सच भी कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि वो भी तो ग्लैमर के अंधेरों से निकलकर मौत के अंधेरे में समाई है। धीरे धीरे सोनिका की पहचान बनती गई। सोनिका ने कोलकाता टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर मॉडल, एंकर, चैनल वी के वीजे, एनडीटीवी प्राइम और स्टार स्पोर्ट्स की एंकर के रूप में काम किया। जाहिर है, कुछ स्टार पुत्र या पुत्रियों की बात छोड़ दे तो ज्यादातर अभिनेता, अभिनेत्री अथवा मॉडल शहर या ग्रामीण क्षेत्रों के आम परिवारों से आते हैं। सोनिका सिंह भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। उसके पिता विजय सिंह रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब में सर्विस करते थे और मां सैरोन सिंह घरेलू महिला थी। विजय सिंह चौहान ने क्रिश्चियन सैरोन से लव मैरिज की थी। सोनिका सिंह ने कोलकाता में रहते हुए शुरुआती पढ़ाई लॉ मार्टिनियर स्कूल से की और फिर माउंट कार्मेल कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। सोनिका सिंह खूबसूरत थी, इसलिए ग्लैमर की दुनिया से जुड़ना चाहती थी। यही सोचकर उसने 2013 के मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया। इसमें वो फाइनलिस्ट भी रही। इसके बाद उसने मॉडलिंग शुरू की। ग्लैमर इंडस्ट्री में रहते ही उसकी दोस्ती टॉलीवुड के एक्टर विक्रम चटर्जी से हुई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला विक्रम चटर्जी 2012 से टॉलीवुड से जुड़ा था। उसने बंगाली फिल्मों से लेकर बंगला नाटकों तक में काम किया था। एक तरह से वो टॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा था। विक्रम चटर्जी और सोनिका सिंह की दोस्ती टॉलीवुड में काम करते हुए हुई थी। धीरे धीरे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए थे। घटना से 6 महीने से दोनों रिलेशनशिप में थे। 29 अप्रैल 2017 को विक्रम और सोनिका 5 स्टार होटल में होने वाली एक पार्टी में शामिल होने के लिए साथ साथ गए। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी पार्टियां अमूमन देर से शुरू होती है और देर रात तक चलती है। इन पार्टियों में पीना ज्यादा होता है और खाना कम। मौज मस्ती व डांस वगैरह भी खूब होता है। इस पार्टी में भी ऐसा ही हुआ। विक्रम और सोनिका सिंह घर जाने के लिए पार्टी से सुबह 3:30 बजे निकले। कोरोना एल्टिस कार विक्रम की थी। उसने ड्राइविंग सीट संभाली। सोनिका चौहान साथ में बैठी हुई थी। विक्रम के सिर पर शराब का नशा चढ़ा था। स्टीयरिंग संभालते ही उसने कार को इस तरह से दौड़ाना शुरू कर दिया जैसे किसी रेस में भाग ले रहा हो। नतीजतन रास बिहारी एवेन्यू के पास कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में सोनिका चौहान की मौत हो गई, जबकि विक्रम को भी कुछ चोटें आई। सिर्फ इतनी चोटें कि उसे मरम्मती के बाद छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही विक्रम लापता हो गया। पुलिस से घटनास्थल का मुआयना किया तो पता चला कि एक्सीडेंट के समय विक्रम ने कार सोनिका चौहान की ओर झुका दी थी, जिसकी वजह से उसकी ओर का एयरबैग भी नहीं खुला था। प्राथमिक जांच के बाद कोलकाता पुलिस ने विक्रम के खिलाफ धारा 304A और धारा 279 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया और उसे पूछताछ हेतु बुलाने के लिए समन जारी कर दिया। लेकिन विक्रम पुलिस के पास आने के बजाय बीमारी के नाम पर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया।
उधर सोनिका सिंह को उसकी मां की इच्छा पर क्रिश्चियन धर्म के अनुसार कब्रिस्तान में दफनाया गया। विक्रम के सामने न आने पर इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। सोनिका के दोस्त सोशल साइटों पर विक्रम के खिलाफ आवाज उठाने लगे। सोनिका की खास दोस्त शत्रुपा पाइने ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, टॉलीवुड के अभिनेता की नशाखोरी की वजह से एक अनमोल लड़की की मौत हो गई। वो शराब या किसी अन्य ड्रग के नशे में था। क्या मुझे इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में PIL दाखिल करनी होगी? सोनिका की एक अन्य दोस्त फैशन डिजाइनर नवोनील दास ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, विक्रम, तुम्हें साथ बैठे व्यक्ति या सड़क पर चल रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर जरा भी फिक्र नहीं थी। तुम अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे, जो इस एक्सीडेंट की वजह बनी। रफ्तार को आदमी खुद चुनता है, इसके लिए तुम नशे के प्रभाव को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे पास किसी की मौत का कारण बनने का कोई अधिकार नहीं है। जीवन के लिए तुम्हारे दिल में जरा भी सम्मान नहीं है, भले ही वो तुम्हारा अपना जीवन हो। इससे कुछ ही दिन पहले मार्च में बंगला लोक गायक कालिका प्रसाद भट्टाचार्य की बर्धमान जिले में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस समय कालिका प्रसाद की गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े इन हादसों ने कोलकाता के लोगों को स्तंभ कर दिया था, क्योंकि ये हादसे तब हुए थे जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क सुरक्षा पर जागरूकता के लिए सेव ड्राइव सेव लाइफ नाम से अभियान चला रखा था। बहरहाल, जब सोनिका चौहान की मौत के मामले में दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो पुलिस विक्रम की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई। आखिरकार गर्दन पर कानून की तलवार लटकती देखकर विक्रम ने 5 मई शुक्रवार को कोलकाता की बंकसाल कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया। सोनिका चौहान की मौत के मामले को लेकर चूंकि काफी हंगामा हुआ था, इसलिए पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि सोनिका चौहान की मौत का कोई अन्य एंगल तो नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले की जांच में कोई कोताही न बरतने का निर्देश दिया है। उधर विक्रम चटर्जी को कई बार उस कब्रिस्तान में सोनिका सिंह की कब्र के पास देखा गया, जहां वो गुलाब के फूल लेकर जाता था। हालांकि सोनिका के घर वाले उसके इन आंसुओं को घड़ियाली आंसू बताते हैं। सोनिका सिंह के पिता विजय सिंह ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की है कि इस मामले का गंभीरता से अन्वेषण कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्हें विक्रम चटर्जी की बातों पर यकीन नहीं है। बहरहाल, विक्रम चटर्जी की लापरवाही से हुए एक्सीडेंट की वजह से ही सही एक उभरती अदाकारा अकाल काल के गाल में समा गई। दोस्तों, जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है जोधपुर, राजस्थान से। जोधपुर के भीतरी शहर के खांडा फलसा थाना अंतर्गत कुमरिया कुआ इलाके में जटियों की गली में ओम प्रकाश प्रजापति का परिवार रहता है। ओम प्रकाश के 3 बेटे बंसीलाल, मुरली व गोपाल है। सभी भाई पिता के साथ ही एक ही मकान में रहते हैं। परिवार हलवाई का काम करता है। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से शादी ब्याह कम होने की वजह से परिवार की आय भी प्रभावित हुई। बंसीलाल, मुरली व गोपाल तीनों शादीशुदा व बाल बच्चेदार है। बंसीलाल के 2 बड़ी बेटियों के बाद 7 साल पहले हिमांशु हुआ था। बंसीलाल से छोटे भाई मुरली के 1 बेटा व 1 बेटी है। वही तीसरे भाई गोपाल के 3 बेटियां हैं। आपस में अनबन के चलते मुरली की पत्नी दोनों बच्चों को लेकर अपने पिहर चली गई थी। हिमांशु ही पूरे घर में एकमात्र बेटा था। 15 मार्च 2021 को दोपहर करीब 3 बजे अचानक हिमांशु कहीं लापता हो गया। परिजनों ने आसपास उसकी तलाश की, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। हिमांशु के अचानक लापता होने से घर में कोहराम मच गया। किसी अनहोनी की आशंका से घर में मातम सा छा गया। हिमांशु का पता नहीं चलने पर उसके पिता बंसीलाल प्रजापति थाना खांडा फलसा पहुंचे और थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। गुमशुदगी में बताया गया कि उनका 7 साल का बेटा हिमांशु 15 मार्च 2021 की शाम 3 साढ़े 3 बजे के बीच खेलता हुआ घर के आगे गली से लापता हो गया था। उसकी हर जगह तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। बच्चे का कद 3 फीट 6 इंच है और रंग गोरा है। उसने प्रिंटेड ऑरेंज टी-शर्ट व नीली जींस पहन रखी थी। खांडा फलसा थाना प्रभारी दिनेश लखावत ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद
बच्चे के लापता होने की खबर उच्च अधिकारियों को दे दी। जोधपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने तुरंत एडिशनल सीपी भागचंद्र, एसीपी राजेंद्र दिवाकर, दर्जाराम बोस, डेरावर सिंह सहित 5 थाना प्रभारियों व डीएसटी को अलग अलग जिम्मा सौंपकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले कुमरिया कुआ क्षेत्र के जटिया की गली में लगे 2 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। हिमांशु फुटेज में वहां नजर आया। तब 2:27 का समय था। इसके बाद आगे के पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मगर उनमें हिमांशु कहीं नजर नहीं आया। पुलिस ने परिजनों से भी पूछा कि फिरौती के लिए कोई फोन तो नहीं आया। उस समय तक कोई फोन नहीं आया था। पुलिस टीमें हिमांशु की खोजबीन में लगी थी, मगर उसका पता नहीं चला। 17 मार्च 2021 बुधवार को सुबह 11 बजे रातानाड़ा क्षेत्र जोधपुर स्थित रेंज आईजी नवज्योति गोगई के बंगले की 4 दीवारी के पास स्थित पोलो ग्राउंड के सूखे नाले में से भयंकर बदबू आ रही थी। एक व्यक्ति ने असहनीय दुर्गंध की बात आईजी बंगले के संतरी को बताई। संतरी ने पुलिस को सूचना दी। रातावाड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूखे नाले में आटे के कट्टे से दुर्गंध आ रही थी। आटे के कट्टे को खोलकर देखा गया तो उसमें से एक बच्चे का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम ने वहां से साक्ष्य उठाए। शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चे की हत्या गला घोटकर शव को कट्टे में डाला गया था। कट्टे में टिफिन बैग भी मिला। पुलिस ने कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मथुरा दास माथुर मोर्चरी में रखवा दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये शव 3 दिन पहले लापता हुए हिमांशु प्रजापति का है। मृतक हिमांशु के परिजन जब बच्चे का शव मिलने की खबर पाकर एमडीएम मोर्चरी पहुंचे और बच्चे का शव देखा तो उन्होंने शिनाख्त कर दी कि शव हिमांशु का है। 3 दिन से लापता बच्चे का शव मिलने की खबर पाकर कुमरिया कुआ क्षेत्र में लोगों ने बाजार बंद कर दिया। महिलाओं ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी। पुलिस पिछले 3 दिनों से रात दिन हिमांशु की खोज में लगी थी, मगर उसका शव आज मिला। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने सभी पुलिस अधिकारियों और थानेदारों की आपात बैठक बुलाकर हर थाना क्षेत्र से एक टीम गठित कर 10 पुलिस टीमों को अपने अपने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने को कहा। कमिश्नर ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द हत्यारों को खोज निकाला जाए। हिमांशु का शव घर से 5 किलोमीटर दूर मिला था। उसका शव मिलने के बाद डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और एडिशनल डीसीपी भागचंद्र के नेतृत्व में अधिकारियों को जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। डीसीपी ने जांच अधिकारी को अपहरण वाले स्थान के आसपास के सीसीटीवी की फुटेज देखने व संदिग्ध वाहन और व्यक्ति का पता लगाने के निर्देश दिए। नारानाड़ा व बनाड़ा थाना प्रभारी को शव मिलने वाली जगह के आसपास के फुटेज देखने व विश्लेषण करने पर लगाया गया। डंगियावास थाना प्रभारी को अपहरण व शव मिलने वाले स्थान और समय की बीटीएस के अवलोकन की जिम्मेदारी सौंपी गई। महामंदिर थाना प्रभारी व टीम को सादे कपड़ों में मोर्चरी भेजा गया ताकि परिजन व स्थानीय लोगों में शामिल संदिग्ध व्यक्ति का पता लगाया जा सके। एडिशनल एसपी ने आटे के कट्टे की निर्माता कंपनी का पता लगाया जो बोरानाड़ा में थी। कट्टे पर मिले बैच नंबर व तारीख से उस दुकान का पता चल गया जहां वो कट्टा सप्लाई हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी साइबर टीम को दी गई। उन्हें मृतक हिमांशु के दादा ओम प्रकाश के व्हाट्सएप पर आए वर्चुअल नंबर का आईपी एड्रेस ट्रेस करने का जिम्मा दिया गया। वर्चुअल नंबर होने के बावजूद साइबर टीम ने उसे ट्रेस कर दिया। ये नंबर मृतक हिमांशु के पड़ोस में रहने वाले किशन गोपाल सोनी का था। बता दें कि 15 मार्च 2021 को हिमांशु के लापता होने के बाद अगले दिन 16 मार्च की रात 10:20 पर हिमांशु के दादा ओम प्रकाश के व्हाट्सएप पर वर्चुअल नंबर से 10 लाख फिरौती के मैसेज किए गए थे। दादा ने संदेश नहीं पढ़े तो किडनैपर ने 17 मार्च की सुबह 10:23 पर पड़ोसी मुकेश को वर्चुअल नंबर से कॉल किया। उसने कहा कि ओम प्रकाश को जो मैसेज भेजे गए हैं वो पढ़े। साथ ही कहा कि 10 लाख रुपए लेकर चाचा मुरली नागौर रेलवे स्टेशन पर आ जाए। रुपए मिलने पर हिमांशु को सुरक्षित लौटाने का आश्वासन दिया गया था। फिरौती न मिलने पर बच्चे की किडनी और दिल निकालकर बेचने की धमकी दी गई थी। कहा गया था कि बच्चे के शरीर से अंग निकालकर रुपए वसूल कर लेंगे।
संदेश में धमकी दी गई थी कि पुलिस को सूचना नहीं देनी है। किडनैपरों ने फिरौती के संदेश में हिमांशु के पिता बंसीलाल व दादा के साथ चाचा मुरली का भी उल्लेख किया था। मुकेश ने यह जानकारी हिमांशु के परिजनों से साझा की। ओम प्रकाश के मोबाइल पर भेजे मैसेज देखे गए। इसी दौरान हिमांशु का शव पुलिस को मिल गया था। तब मृतक हिमांशु के दादा ओम प्रकाश और पड़ोसी मुकेश ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। साइबर टीम ने वर्चुअल नंबर ट्रेस कर मैसेज और फोन करने वाले किशन गोपाल सोनी की पहचान कर ली। उधर आटे के कट्टे के संबंध में दुकानदार ने बताया कि ऐसा 25 किलो आटे का कट्टा हर एक तीसरे दिन किशन गोपाल सोनी लेकर जाता है। मृतक हिमांशु का पड़ोसी किशन गोपाल का परिवार ठेले पर सब्जी पूरी बेचता है। किशन 25 किलो आटे का कट्टा लेता है। ये जानकारी मिलने पर पुलिस ने किशन सोनी के किराए के मकान में जाकर जांच की। जांच के दौरान आटे के कट्टे और टिफिन सप्लाई करने वाला बैग मिले। ऐसे ही बैग व कट्टे में हिमांशु का शव बरामद हुआ था। पुलिस टीम व साइबर टीम ने जांच की तो अपहरण व हत्या की शक की सुई किशन सोनी पर जा टिकी। हत्या के बाद किशन ने वर्चुअल नंबर हासिल कर फिरौती मांगी थी। किशन सोनी ने 16 मार्च 2021 को दिन भर वर्चुअल नंबर लेने के लिए मशक्कत की थी। नंबर हासिल होने पर उसने उस नंबर को इंटरनेट से कनेक्ट किया और हत्या के बावजूद फिरौती मांगने के लिए दादा को मैसेज व मुकेश को कॉल की। पुलिस का मानना है कि फिरौती मांगने के संदेश भ्रमित करने के लिए भेजे गए थे। खैर, जब पुलिस को यकीन हो गया कि किशन सोनी ही हिमांशु प्रजापति का किडनैपर और हत्यारा है, तब पुलिस ने एमडीएम अस्पताल की मॉर्चरी में सबसे आगे रहकर प्रदर्शन कर रहे सोनी को धर दबोचा। किशन मॉर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और आरोपी को पकड़ने का नाटक कर रहा था। जब पुलिस ने उसे दबोचा तो किशन ने अपना मोबाइल वहीं पटककर पैर से तोड़ना चाहा, मगर पुलिस पहले ही उसकी कुंडली खंगाल चुकी थी। पुलिस ने किशन सोनी को हिरासत में लिया और खांडा फलसा थाने लाकर पूछताछ की। पुलिस के आला अधिकारी भी पूछताछ करने पहुंच गए। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। किशन सोनी ने ही हिमांशु की अपने घर में 15 मार्च 2021 की दोपहर बाद 3:30 बजे गला घोंटकर और फिर गमछे से रस्सी बनाकर उसे गले में लपेटा और कसकर उसे मार डाला था। हत्या के बाद करीब 1 घंटे तक वो शव के पास बैठा रहा और शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाता रहा। इसके बाद करीब 4:45 बजे उसने हिमांशु का शव आटे के कट्टे में डाला और नीचे तहखाने में ले जाकर रख दिया ताकि उसके परिवार को पता न चले। शाम को 5 बजे किशन की मां और बहन जब पूरी सब्जी बेचकर घर लौटी, तब किशन शव वाले कट्टे के ऊपर टिफिन सप्लाई करने वाले थैले डालकर मोटरसाइकिल पर वहां से 5 किलोमीटर दूर रातानाड़ा थाना क्षेत्र के आईजी के बंगले के पास पोलो मैदान के खाली नाले में सुनसान स्थान पर डाल आया। उसने हिमांशु की हत्या फिरौती वसूलने के लिए की थी। आरोपी किशन ने बताया कि उसका परिवार गरीब है और रोटियां बेचकर गुजारा करता है। आरोपी ऑनलाइन जुआ खेलता है। वो जुए में करीब 60,000 रुपए हार गया था। हिमांशु 3 बजे खेलता हुआ जब अचानक उसके घर के पास आया तो उसने उसे बहला फुसलाकर रोका। बाद में जब हिमांशु घर जाने की जिद करने लगा तब उसने हाथ आए शिकार को मौत की नींद सुला दिया। हिमांशु के हत्यारे के पकड़े जाने की खबर के बाद कुमरिया कुआ क्षेत्र में प्रदर्शन बंद हुआ। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। खांडा फालसा क्षेत्र में हिमांशु की हत्या से लोग सन्न थे। मृतक के घर में मातम छाया था। परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी किशन गोपाल सोनी की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ खांडा फालसा थाने में अपहरण करके फिरौती मांगने और हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने हिमांशु के हत्या आरोपी किशन गोपाल सोनी निवासी कुमरिया कुआ थाना खांडा फालसा जोधपुर को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ में जो कहानी प्रकाश में आई वो कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान के बीकानेर शहर के सुनारों की गवार बागड़ी मोहल्ला से सालों पहले सूरज रतन सोनी जोधपुर आ बसे थे। सूरज रतन ठेले पर सब्जी पूरी बेचा करते थे। इसी से अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करते थे। सूरज रतन के बेटे किशन गोपाल ने एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम सीख लिया था। इस काम से उसे अच्छी आय होती थी। सूरज रतन की बीवी और बेटी उसके साथ सब्जी पूरी के ठेले पर उसकी मदद किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि कोरोना काल आ गया। किशन का काम धंधा ठप हो गया। कई महीने तक काम धंधा बंद रहा।
भूखे मरने की नौबत आ गई। किशन दिन भर मोबाइल में आंखें गड़ाए रहता। वो मोबाइल में दिन भर गेम खेलता रहता था। वो मोबाइल हैकर बन गया था। उसके मोबाइल में पुलिस को ऐसे ऐसे ऐप मिले जो मोबाइल हैक करने में यूज किए जाते हैं। किशन मोबाइल में ऑनलाइन जुआ खेलता था। इससे वो 50-60 हजार का कर्जदार हो गया था। रुपए मांगने वाले किशन को परेशान करने लगे। वो किसी भी तरह रुपए पाने की फिराक में था। तभी 15 मार्च 2021 को करीब 3 बजे खेलते खेलते हिमांशु उर्फ लाडू उसके घर आ गया। माता पिता व बहन ठेले पर थे। किशन घर पर अकेला था। उसके शैतानी दिमाग ने साजिश रची और उसने हिमांशु को कमरे में बंधक बना लिया। मासूम हिमांशु रोने लगा तो किशन ने हाथों से उसका गला दबाया। वो बेहोश हो गया तो कपड़े से उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। उसने शव को आटे के कट्टे में बांधा और टिफिन सप्लाई वाले बैग में डाला। फिर अकेला ही मोटरसाइकिल पर रखकर दिन दिहाड़े आईजी बंगले के पास जाकर सूखे नाले में फेंक आया। कुमरिया कुआं से लेकर जालोरी गेट, रातानाड़ा व पोलो मैदान तक के सीसीटीवी फुटेज में किशन के बयान की पुष्टि हुई। उसने यूट्यूब से वर्चुअल नंबर खोजे। शव ठिकाने लगाने के बाद वर्चुअल नंबर लेने के लिए अमेरिका का नंबर चयन किया। मोबाइल से ही पेटीएम से भुगतान किया। वर्चुअल नंबर मिलने पर उसे इंटरनेट से जोड़कर व्हाट्सएप डाउनलोड किया और उसी से उसने मृतक के दादा ओम प्रकाश को मैसेज भेजे और पड़ोसी मुकेश को फोन किया। किशन सोनी ने वर्चुअल नंबर लेने के बाद टैबलेट में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया था। आरोपी किशन ने योजनाबद्ध तरीके से साजिश रची थी। उसे भ्रम था कि पुलिस वर्चुअल नंबर से आईडी तो ट्रेस कर लेती है, लेकिन इन ऐप से लोकेशन व आईपी एड्रेस लगातार बदलते रहेंगे और वो पकड़ में नहीं आएगा। मगर उसकी ये होशियारी धरी की धरी रह गई। वो शिकंजे में आ ही गया। आरोपी किशन के खिलाफ आरोपों को और मजबूत करने के लिए पुलिस के आग्रह पर एक बार फिर एफएसएल टीम घटनास्थल पर आई। उसने किशन गोपाल सोनी के घर की जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस रिमांड पर चल रहे किशन की निशानदेही पर पुलिस ने टैबलेट, टिफिन बैग, हेलमेट व बाइक बरामद की। हिमांशु का मुंह बंद करके किशन उसे अलमारी में छिपाना चाहता था, मगर हिमांशु के घर जाने की जिद करने पर उसने उसे मार डाला और 5 बजे तक शव फेंककर घर लौट आया। नहाकर किशन बाहर निकल गया। उसके बाद हिमांशु के परिजन उसे तलाशते मिले। किशन भी उनके साथ हिमांशु की तलाश में जुट गया। हिमांशु के परिवार वाले इस आस में थे कि वो कहीं खेल रहा होगा, जबकि किशन सोनी उसकी हत्या कर शव तक ठिकाने लगा चुका था। कुछ दिनों से किशन 60,000 रुपए का कर्ज उतारने के लिए किडनैपिंग और फिरौती की योजना बना रहा था कि हिमांशु उसके घर आ गया था। बस किशन ने आगे पीछे सोचे बगैर उसे दबोच लिया और मार दिया। किशन को विश्वास था कि हिमांशु की फिरौती के 10 लाख रुपए उसके परिवार वाले उसे दे देंगे, मगर वो अपने ही बुने जाल में फंस गया। रिमांड अवधि खत्म होने पर 20 मार्च 2021 को पुलिस ने किशन को कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर फिर लिया। पूछताछ पूरी होने के बाद किशन को 23 मार्च को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।